स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन हम लोग 2 सेशन करते हैं दोस्तों। पहला सेशन जो आप वर्तमान समय में YouTube पे देख रहे हैं, इसके अंतर्गत हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, DSSS असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इन सेशनों में हम लोग ऐसे प्रश्नों का समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या जो प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो दोस्तों हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। यहाँ पे होती है मोबाइल एप्लीकेशन पे। यहाँ पे दोस्तों इकोनॉमिक्स के A to Z सभी आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। A to Z इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों संडे टू संडे आपका यहाँ पे दोस्तों टेस्ट होता है, जिससे आप अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी किस तरीके की चल रही है। सबसे जो महत्वपूर्ण समस्या होती है वो इकोनॉमिक्स के नोट्स की होती है। या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है या मिलते भी हैं तो समझ में नहीं आते हैं कि पढ़ना क्या है छोड़ना क्या है। तो आपके पूरे नोट्स की भी व्यवस्था की गई है दोस्तों यहाँ पे, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। और जो सबसे बड़ी बात है वो वैलिडिटी ऑफ कोर्स लाइफ टाइम। इट मींस कि अगर जो आप एक बार हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं तो आप तब तक हमारे साथ बने रहिए। मैं तब तक, हमारी संपूर्ण जिम्मेदारी है कि तब तक आपको मैं हर कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूंगा जब तक कि आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपये है। तो आपको एडमिशन ओपन है दोस्तों, तो एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 2000 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे 9415 863 873 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा दोस्तों। अगर जो आप बेहतर ढंग से आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, पूरी इकोनॉमिक्स को समझना चाहते हैं, पूरी इकोनॉमिक्स को पढ़ना चाहते हैं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो 1 घंटे कॉन्सेप्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा एप्लीकेशन पे और 1 घंटे 30 मिनट दोस्तों आपको यूट्यूब पे हमारे साथ प्रैक्टिस करना होगा। देखिए, जितना जरूरी प्रैक्टिस करना है उतना ही जरूरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है, और जितना जरूरी कॉन्सेप्ट पढ़ना है उतना ही जरूरी प्रैक्टिस करना। दोनों इक्वली बराबर है। दोनों में से किसी भी पार्ट को आप छोड़ेंगे तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होते और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से भी क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब साथ ही साथ अगर जो आप हमारे साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार कहीं से भी बिलोंग करते हैं, टेस्ट सीरीज के लिए, क्लास नोट्स के लिए, प्रैक्टिस क्लास के लिए, पीडीएफ के लिए, नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इकोनॉमिक्स का नोट्स उपलब्ध हो चुका है, उसके लिए भी आप लोग मुझे संपर्क कर सकते हैं। टीजीटी, पीजीटी का टेस्ट सीरीज, यूजीसी नेट का टेस्ट सीरीज, जीआईसी लेक्चर असिस्टेंट प्रोफेसर और साथ ही साथ एलटी ग्रेड का भी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, आज के इस सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं कि पहला प्रश्न आपके सामने रहा कि 1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम हो गया था कि भारत मुश्किल से कितने सप्ताह तक के आयात का भुगतान कर सकता था। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। ललिता साके जी, रमेश भारती जी, सुनील पाल जी, रेणु जी, प्रभु कुमार जी, आई एम इमेजिन जी, ठीक है, निक्की खान जी, आरिफा बेगम जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। रश्मि तिवारी जी बिल्कुल ठीक है, पूजा राज जी बिल्कुल ठीक है, एवरीबॉडी बिल्कुल ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो आई थिंक कि इजी सी बात है। तो ये कितने वर्ष का था दोस्तों, कितने दिन का था? 2 सप्ताह का था। और कितने दिन का था? 14 दिन का था। तो याद रखिएगा कि 1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो इतना ज्यादा कम हो गया था कि भारत मुश्किल से 14 दिन अर्थात 2 सप्ताह तक के ही आयात का भुगतान कर सकता था। तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि भुगतान संतुलन के मौद्रिक उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? चलिए बताइए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भुगतान संतुलन के। और दोस्तों एक बात और है, जो लोग राजस्थान से हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए टीजीटी की वैकेंसी आई है, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा राजस्थान के, अगर जो आप बिलोंग करते हैं राजस्थान से, और अगर जो आप यूपी के भी हैं, इच्छुक हैं, जाना चाहते हैं, तो ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों झारखंड में भी वैकेंसी आने के प्रबल चांसेस बन चुके हैं, ठीक है। तो एकदम ईमानदारी से तैयारी करते रहिए और अपना यूपी तो आ ही रहा है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि डी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। तो भुगतान संतुलन के मौद्रिक उपागम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो भुगतान संतुलन
में घाटा राष्ट्र में मुद्रा आपूर्ति के अधिक के परिणाम स्वरूप होता है। यही तो होता है ना भैया कि भुगतान संतुलन में जो घाटा होता है वो मुद्रा आपूर्ति के अधिक के परिणाम स्वरूप होता है। हम निर्यात कम करते हैं इसलिए विदेशी मुद्रा ज्यादा देते हैं, आयात कम करते हैं इसलिए विदेशी मुद्रा कम प्राप्त करते हैं, तो इसीलिए तो होता है ना। ठीक है, भुगतान संतुलन अतिरेक मुद्रा की अतिरिक्त मांग से होता है, बिल्कुल ठीक है। और भुगतान संतुलन में असंतुलन दीर्घकाल में स्वतः ही ठीक हो जाता है। ठीक है, तो लेखा प्रणाली की दृष्टि से क्या होता है, भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि भुगतान संतुलन राष्ट्र का एक वार्षिक लेखा विवरण है। किसका भैया, किसका लेखा विवरण है? चलिए थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए दोस्तों। निवेदन है आप सभी लोग से कि इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। आज बहुत मजा आने वाला है। आज के सेशन में आपको आई थिंक बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, मजा आएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, अगेन डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब भुगतान संतुलन से प्रश्न देखते हैं ना, तो वो आयात निर्यात को देख के और उस पर टिक मार के चले जाते हैं, कहते हैं भैया बिल्कुल भुगतान संतुलन है तो आयात निर्यात की बात होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि समस्त अंतरराष्ट्रीय लेनदारियां और देनदारियां। ठीक है, इसकी लेनदारियां और देनदारियां मतलब जिससे हम क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, हम सोना से भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि भुगतान संतुलन राष्ट्र का एक वार्षिक लेखा विवरण है समस्त अंतरराष्ट्रीय लेनदारियां तथा देनदारियां का। ठीक है, इसके अंतर्गत डॉलर आता है कि नहीं आता है, जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या अंतरराष्ट्रीय भुगतान क्या आप डॉलर में कर सकते हैं क्या, जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि कौन सा व्यय आय व्यय लेखों में शामिल नहीं किया जाता है। अच्छा सा प्रश्न, ठीक है, बताइए। ठीक है, चलिए अच्छा सा प्रश्न, थोड़ा सा लाइक शेयर भी जरूर किया करिए दोस्तों सेशन को। इतने सारे लोग जुड़ते हैं, क्यों लाइक और शेयर कम रहता है भाई? थोड़ा लाइक शेयर करिए, क्लास आपकी है। चलिए चलिए इस प्रश्न का उत्तर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि क्या बोल रहे हैं आप लोग, क्या उत्तर आ रहा है? सी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बी के तरफ जा रहे हैं, और कोई कुछ सी कुछ बी। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ये क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कौन सा व्यय आय व्यय लेखों में शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कौन नहीं किया जाएगा भैया? तो ये अनुदान पर व्यय होगा। क्या अनुदान पे व्यय होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा कि लोक उद्यमों में निवेश पर व्यय? लोक उद्यमों पे निवेश पे व्यय हो जाएगा ना दोस्तों। तो जितने लोग भी सी की बात कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि लोक उद्यमों में निवेश पर व्यय को आय व्यय लेखों में शामिल नहीं किया जाता है। कितना आप लोग गड़बड़ कर दिए ना, सभी लोग बी के तरफ चले गए। बी थोड़ी होगा भाई, ये लोक उद्यम की बात कर रहा है, मतलब ये औद्योगिक क्षेत्र की बात कर रहा है। उद्योगों पे क्या, उद्योगों का विकास पे जो वो विकास होता है उसका आय व्यय का लेखा जोखा सरकार से संबंधित होता है। क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना दोस्तों। तो जितने लोग भी सी कोई नहीं कर रहा था, सभी लोग बी ही कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बताइए कि भुगतान संतुलन के मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की मांग का एक स्थिर फलन है। क्या फलन है भाई? अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। ठीक है, देखिए इन्हीं सारी गलतियों को अवॉइड करना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, इन्हीं सारी गलतियों को अवॉइड करना है। बिल्कुल सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल सफलता मिलेगी। बस ये छोटी मोटी जो गलती है सुधार लीजिए। ठीक है, चलिए उतनी भी चीजें कठिन नहीं है जितना हम सोच लेते हैं, और कभी कभी उतनी भी चीजें आसान नहीं होती है जितना हम पहले से ज्यूम कर लेते हैं। तो या तो हम बहुत ज्यादा कठिन सोच लेते हैं या बहुत ज्यादा इजी ले लेते हैं, और ये दोनों क्या होता है, बिल्कुल घातक होता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? भुगतान संतुलन के मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की मांग का एक स्थिर फलन है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या उत्तर आ रहा है? ए की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, आय कीमतें और ब्याज दर का ना भैया, तो बिल्कुल ठीक है। तो भुगतान संतुलन के दृष्टिकोण से के अनुसार मुद्रा की मांग का एक स्थिर फलन क्या होता है? आय होता है, कीमत होता है और ब्याज दर होता है। यही तो होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि भुगतान संतुलन के मौद्रिक दृष्टिकोण के अनुसार
मुद्रा की मांग का एक स्थिर फलन आय, कीमत और ब्याज दर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने रहा कि जब लेखांकन शेष समायोजनीय लेन देनों से संतुलित किया जाता है तब यह क्या कहलाता है? अच्छा सा प्रश्न बताइए। ठीक, कि जब लेखांकन शेष समायोजनीय लेन देन से संतुलित किया जाता है तब यह क्या कहलाता है? अच्छा सा प्रश्न। ठीक, बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा कि जब लेखांकन से समायोजनीय लेन देन से संतुलित किया जाता है तब यह भुगतान संतुलन परिशोधन कहलाता है। ठीक है, भुगतान संतुलन समायोजन नहीं, भुगतान संतुलन परिशोधन कहलाता है। क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि जब लेखांकन शेष समायोजन लेन देन से संतुलित किया जाता है, शेष समायोजन की बात कर रहा है दोस्तों, तो भुगतान संतुलन परिशोधन होता है, ना कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। योग की ए कोई नहीं बोल रहा है। ठीक है, चलिए ए बोलिए। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के सामने दोस्तों ये रहा कि ये बताइए कि भुगतान संतुलन में असंतुलन का कारण क्या होता है? ठीक है, भुगतान जो होता है वो भुगतान संतुलन में जो असंतुलन क्रिएट होता है उसका कारण क्या होता है? हमने तो बहुत पढ़ा होगा कि भैया जब हमारे आयात ज्यादा हो जाते हैं, निर्यात कम हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? भुगतान असंतुलित होता है। लेकिन यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अलग तरीके से दी हैं। चलिए तो बताइए, अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए की तरफ कुछ लोग डी, मतलब डी सभी लोग करेंगे तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा डी नहीं दिया होता इसमें ना तब मजा आता। ठीक है, अगर जो इसमें डी नहीं दिया होता तब मजा आता और इसमें दे देता कि इसमें से कौन सा एक ठीक नहीं है, तब डी में कोई और उत्तर देता तो मजा आता। अच्छा प्रश्न था। ठीक है, तो भुगतान संतुलन में असंतुलन का कारण है चक्रीय उचावचन। ठीक है, आय प्रभाव एवं कीमत प्रभाव, बिल्कुल ठीक है, और व्यापार घाटा, ये भी ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच दी हुई अवधि में पूर्ण किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण अथवा लेखा है। ये बात किसने कही थी? चलिए, अच्छा सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है। और देखिए दोस्तों, अब यही टॉपिक एप्लीकेशन पे स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच दी हुई अवधि में पूर्ण किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण है अथवा लेखा है। ये बात किसने कही थी भाई? तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? सी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, सी की तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, सी की तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, सी की तरफ। ठीक है, बोल लीजिए, सी की तरफ मैक्सिमम लोग। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जितने लोग भी यहाँ पे ए बोल रहे हैं, सी नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, कि किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच दी हुई अवधि में साधारण रूप से एक वर्ष में पूर्ण किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण अथवा लेखा है। ये क्रास ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग सी की तरफ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम लोग ए की तरफ सी की तरफ गए ना। तो जो लोग ए बोले हैं वो ठीक बोले हैं। ठीक है, ये क्रास साहब का है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये लग रहा था। ठीक है, चलिए कि किसी देश का भुगतान संतुलन उसके निवासियों एवं शेष विश्व के निवासियों के बीच दी हुई अवधि में पूर्ण किए गए समस्त आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण अथवा लेखा है। यह किसने दिया था? ये क्रास साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न जब आपके एग्जामिनेशन में आ जाते हैं ना तो घबराहट होने लगता है, और जैसे घबराहट की स्थिति क्रिएट आपने कर लिया वैसे आप सिलेक्शन से बाहर उसी एग्जामिनेशन हॉल से ही हो जाते हैं। ठीक है, अगर जो आपको घबराहट होने लगे, अगर जो आपको ऑकवर्ड महसूस होने लगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप मान के चलिए कि रिजल्ट का बहुत इंतजार करने की जरूरत नहीं है,
आगे की तैयारी करने की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल एकदम शांति से पेपर को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अ, इनमें से कौन भुगतान संतुलन में पूंजी लेखा मद है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की दोस्तों भी बात चल रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी यथासंभव देखने को मिल सकती है। तो जो लोग पीएचडी की है उनके लिए तो गोल्डन अवसर फिर से मिलने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी की तरफ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, कुछ लोग ई भी बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग डी, कुछ लोग ई बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, अगेन गलतियां हो रही हैं, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। देखिए दोस्तों, ये होता है विदेशों को प्रतिभूतियों की बिक्री। ठीक है, तो इनमें से कौन भुगतान संतुलन में पूंजी लेखा मद है? तो पूंजी लेखा मद के अंतर्गत विदेशों को प्रतिभूतियों की बिक्री आती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इनमें से कौन भुगतान संतुलन में पूंजी लेखा मद है? तो विदेशों को प्रतिभूतियों की बिक्री, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों, जैसा कि एक चीज मैंने महसूस किया है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना जो आपका बहुत अच्छा है, मतलब जो लोग हमारे साथ लगे हुए हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे अगर जो हम बात करें एकाधिकार की, बात करें पूर्ण प्रतियोगिता की, बात करें अल्पाधिकार की, बात करें रिकार्डो साहब के लगान की, बात करें मार्शल की, ठीक है, बात करें दोस्तों अलेक्जेंडर हैमिल्टन की, बात करें किन्स साहब की, तो यहाँ से जो प्रश्न आ रहे हैं ना वो तो आप बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो गड़बड़ है, जैसे कि भुगतान संतुलन हो गया। ठीक है, जैसे कि और आपकी एक तरीके से कह सकते हैं कि भुगतान संतुलन हो गया, उसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं वहां से थोड़ी सी गड़बड़ी है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं ठीक बोल रहा हूँ शायद, अगर जो आप मेरे बात से सहमत हो तो जरूर बताइए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि भुगतान संतुलन खाते में अंतरण व्यय निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या रहा है, सी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो जितने लोग भी सी के तरफ जा रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि भुगतान संतुलन खाते में अंतरण व्यय निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित किए जाते हैं? तो है दोस्तों चालू खाते में। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि एक देश के भुगतान संतुलन में पूंजीगत लेखा में निम्नलिखित में से कौन सी मद सम्मिलित नहीं की जाती है? ठीक है, ठीक है, पूरा ट्रेड ही हमको समझ में नहीं आता है। देखिए, जब क्या है ना कि आप विश्व व्यापार पढ़ेंगे तो वहां पे 2-3 अर्थशास्त्रियों को संभाल लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 18वीं शताब्दी में एडम स्मिथ, 16वीं 17वीं शताब्दी में बड़िकवादी आते हैं, वो कहते हैं कि सोना अपने पास रखिए, निर्यात ज्यादा करिए, आयात कम करिए। उसके बाद 18वीं में एडम स्मिथ साहब आते हैं तो उन्होंने कहा कि स्वतंत्र व्यापार अपनाइए, आयात भी करिए, निर्यात भी करिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अलग अलग अर्थशास्त्री आते हैं, हेमरलर का पढ़िए, 2-3 अर्थशास्त्री है बस, उनका सिद्धांत पढ़ लीजिए, फिर व्यापार की शर्तों को पढ़ लीजिए, व्यापार के अंतर्गत कौन कौन सी शर्त है, एकल वस्तु विनिमय क्या है, ठीक है, आयातित वस्तु विनिमय क्या है, ये सारी चीजें एप्लीकेशन में पढ़ाई तो जा रही है। जो लोग कॉन्सेप्ट की क्लास ज्वाइन किए होंगे वो पढ़िए, बिल्कुल ठीक है, बहुत इजी सी बात है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एक देश के भुगतान संतुलन के पूंजीगत लेखा में निम्नलिखित में से कौन सी मद सम्मिलित नहीं की जाती है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। क्या ऑप्शन नंबर सी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वाणिज्यिक उधारियां होगी, कि ऑप्शन नंबर डी वाणिज्यिक उधारियां होंगी? डी और सी में बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं, डी बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और उत्तर करिए कि एक देश के भुगतान संतुलन के पूंजीगत लेखा में निम्नलिखित में से कौन सी मद सम्मिलित नहीं है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा धैर्य से और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, अदृश्य होंगी कि ना, ठीक है, अदृश्य मदें होंगी ना, कि निजी यंत्रण होगा? ठीक है, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, एक देश के भुगतान संतुलन में पूंजीगत लेखा में निम्नलिखित में से कौन सी मद को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जो अदृश्य मदें होती हैं उसको नहीं ना सम्मिलित किया जाता है। बहुत सारे लोग डी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, और जो अदृश्य मदें होती है ये क्यों नहीं सम्मिलित की जाती है? क्योंकि ये जो चालू खाता होता है ना दोस्तों, इसी का ये भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। अदृश्य मदें
चालू खाते के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के खुलेपन का उपयुक्त मापक है? अर्थव्यवस्था के खुलेपन का उपयुक्त मापक कौन है? दोस्तों मैं विश्वास से कह रहा हूं कि अभी तक जितने लोग भी एप्लीकेशन की क्लास पे में एडमिशन नहीं लिए, आप जरूर ले लीजिए। ए टू जेड सारे कॉन्सेप्ट मेरे द्वारा वहां पे पढ़ाया जा रहा है, कोई भी समस्या वाली बात वहां पे आपको है ही नहीं। ठीक है, सिंपल सटीक भाषा में हर कॉन्सेप्ट को दोस्तों मैं पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों संडे टू संडे आपका वहां पे टेस्ट हो रहा है, पूरा इकोनॉमिक्स की नोट्स दी जा रही है, वैलिडिटी आप कोर्स आपकी लाइफ टाइम होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों पूरा कंप्लीट पैकेज आपको दिया जा रहा है, वहां आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, यहाँ प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी छूटेगा नहीं दोस्तों। मैं विश्वास के साथ आपसे कर सकता हूँ, जिम्मेदारी के साथ कर सकता हूँ। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपया। तो दोस्तों एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपया आपको पेमेंट करना पड़ेगा इस नंबर पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना पड़ेगा। चलिए आगे मूव करते हैं दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर करते हैं कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था के खुलेपन का उपयुक्त मापक है? तो दोस्तों क्या होता है? निर्यात प्लस आयात। ठीक है, निर्यात प्लस आयात पूरे का बटा क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि निम्नलिखित में से विश्व अर्थव्यवस्था का तृतीय स्तंभ किसे कहते हैं? और दोस्तों हमारी एक सलाह आप लोगों से यही रहती है कि जब भी इकोनॉमिक्स को पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए ना, तो 10 लाइन में पूरे सब्जेक्ट को व्याख्यात करने का स्किल आपके पास होना चाहिए। जैसे हम आपसे कहें कि ये बताइए कि आप इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं? ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आप क्या पढ़ते हैं? तो 5 लाइन में पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को आप समेट दीजिए। अब कैसे समेटेंगे? कहेंगे कि देखिए क्या होता है कि हमारा देश आजाद होता है, उस टाइम क्या होता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था होती है कृषि प्रधान होती है, तो धीरे धीरे कृषि क्षेत्रों में हम अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं, लेकिन एक समय बाद ऐसा लगता है कि हमको क्या करना चाहिए? उद्योगों का विकास करना चाहिए। तो कुछ सालों बाद हम उद्योगों की तरफ जाते हैं। तो जब हम उद्योगों का विकास करते हैं तो अर्थशास्त्रियों का मानना ये रहता है कि जब आर्थिक विकास होगा ना, तो बेरोजगारी और गरीबी की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन 1970 तक बेरोजगारी और गरीबी की समस्या खत्म नहीं हुई, और इसके बाद और बेरोजगारी और गरीबी की समस्या बढ़ती गई। तो अब इसके बाद क्या हुआ? सरकार ने क्या बनाने लगी? योजनाएं बनाने लगी कि सरकार क्या किया जाए कि गरीबी और बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए। ठीक है, तो सरकार ने योजनाएं बनाई, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। ठीक है, तो यही चीज ना हमने पूरी अर्थव्यवस्था में यही तो पढ़ते हैं ना, और विशेष क्या पढ़ते हैं? गरीबी और बेरोजगारी, सरकार की योजनाएं। ठीक है, और भी मतलब कुछ पार्ट ऐसे है, लेकिन मोटा मोटी तो आप यही कहेंगे ना। फिर मुद्रा एवं बैंकिंग पढ़ना है, तो ये देखिए कि मुद्रा क्या होता है, मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं, मुद्रा और मुद्रा के संदर्भ में कौन कौन अर्थशास्त्रियों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए, यही चीजें तो है, और इससे ज्यादा क्या है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से विश्व अर्थव्यवस्था का तृतीय स्तंभ किसे कहा जाता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, विश्व व्यापार संगठन। बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से विश्व व्यापार का तृतीय स्तंभ किसे कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन को। और चौथा स्तंभ किसे बोलते हैं? विश्व व्यापार का जो चौथा स्तंभ है वो किसे बोलते हैं? जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक, चलिए तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी कुछ भी आप पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए, जैसे इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा उसमें ऐसे नहीं है, बहुत सारे यूनिट है, लेकिन उस बहुत सारे यूनिट को ना आप कुछ लाइन में समेकित कर सकते हैं, और कुछ लाइन में समेकित करने का अगर जो हुनर आपके पास आ गया, पूरी इकोनॉमिक्स समझ में आ जाएगी, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विशेष आहरण अधिकार को सदस्य राष्ट्रों में निम्नलिखित में से किसके अनुपात में आवंटित किया जाता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। बिल्कुल ठीक है भैया, आपका जितना अंश रहेगा उसी के अनुसार आप क्या कर सकते हैं? ऋण ले सकते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार अपने भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप ऋण ले सकते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में अभ्यंश। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो विशेष आहरण अधिकार को सदस्य राष्ट्रों में निम्न में से किसके अनुपात में आवंटित किया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में अंशदान के रूप में। अगला प्रश्न आपके सामने ये बताइए कि वर्तमान में विश्व व्यापार में भारतीय विदेशी व्यापार का हिस्सा रहा है। ठीक है,
क्या रहा है भैया कि वर्तमान में विश्व व्यापार में भारतीय विदेशी व्यापार का हिस्सा है। ठीक है, मतलब पूरे विश्व में भारत, ठीक है, पूरे विश्व व्यापार में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, और कोई, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, कुछ लोग सी जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो वर्तमान का डाटा है वो कितना है, ये लगभग है दोस्तों 1.67 के आसपास है। ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी होता रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में कोई ठीक नहीं है, तो इसलिए एक ऑप्शन नंबर यहाँ पे ई आप मान लीजिएगा। और यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि 1.67 से क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक हो जाएगा। ठीक, ठीक है, इस बात को देख लीजिएगा। चलिए आगे मूव करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत विशेष आहरण अधिकार का संचालन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। ठीक, अच्छा सा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत विशेष आहरण अधिकारों का संचालन किस वर्ष से आरंभ हुआ। ठीक, चलिए, पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी, बेरोजगारी, आधारभूत संरचना का विस्तार किया जाए, यही तो हम पढ़े हैं और कुछ पढ़े हैं क्या। ठीक है, क्यों बैंकों का निर्माण हुआ, क्यों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रकाश में आए, इसलिए है कि कृषकों को क्या दे सके, लोन दे सके। क्यों दे सके, क्योंकि कृषि में विकास हो सके। ठीक है, तो बस यही तो बात आती है ना। 1970 तक ये अवधारणा थी कि भैया हम वैसे ही गरीबी और बेरोजगारी को दूर कर लेंगे जब हमारा देश आर्थिक विकास करेगा तो। लेकिन 70 के बाद क्या हुआ कि भयंकर बेरोजगारी आई, प्रचंड बेरोजगारी आई, तो 1970 के बाद गरीबी और बेरोजगारी से निपटने के लिए भी सरकार ने योजनाएं बनाने लगी। ठीक है, तो यही तो है, और क्या है, मतलब पूरा गरीबी और बेरोजगारी से ही रिलेटेड सारी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पढ़नी है, और क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत विशेष आहरण अधिकार का संचालन किस वर्ष हुआ। तो देखिए दोस्तों, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF है, ये 1970 के पहले सदस्य देशों में भुगतान अगर जो असंतुलन की स्थिति क्रिएट होती थी तो वो क्या करता था, वो अमेरिकी डॉलर में क्या करता था, पैसे देता था। लेकिन अब 1970 के बाद क्या प्रकाश में आया, वो आया दोस्तों SDR, विशेष आहरण अधिकार। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन साझा बाजार की स्थापना हुई थी, क्यों हुई थी भाई। चलिए, अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन साझा बाजार की स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए, ठीक, ठीक, यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन साझा बाजार की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों कब हुआ था, 1957 में हुआ था ना। ठीक है, तो दोस्तों यूरोपियन आर्थिक समुदाय अथवा यूरोपीय समुदाय की जो स्थापना हुई थी वो 1957 में हुई थी, और इस संधि के अंतर्गत एक फ्रांस था दोस्तों, और पश्चिमी जर्मनी था, इटली था, बेल्जियम था, इन देशों के द्वारा क्या किया दोस्तों, ये मतलब ये क्या किया गया, ये संधि की गई। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ठीक, कि एसडीआर के संबंध में क्या सत्य नहीं है। एसडीआर, विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में कौन सी ऐसी बात है जो सत्य नहीं है, नीचे दी गई है, चलिए बताइए। चलिए, ठीक, चलिए, देवेंद्र जी, सुमन शर्मा जी, रुखसार खातून जी, रेणु जी, उर्मिला कुमारी जी, आई एम इमेजिन जी, प्रभु कुमार जी, सुरेंद्र कुमार जी, बिल्कुल ठीक है, निरुपमा सिंह जी, अमरेश यादव जी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। देखिए दोस्तों, पढ़ना है तो जम के पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है, पढ़ना है तो जम के पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए, बीच में रहने से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, मेहनत करिए, 6 महीने साल भर मेहनत करिए। जिंदगी में जिसने भी मेहनत किया है उसको सफलता मिली है, थोड़ा सा लेट भले से हुआ है, लेकिन दोस्तों जिंदगी में जब भी अगर जो आपको लेट से सफलता मिलती है ना, तो वो आपको जिस दिन मंच मिल जाएगा ना, उस दिन आप बहुत बड़ा कर जाएंगे, उन लोगों से बहुत अच्छा कर जाएंगे जो उसी सेक्टर में
पिछले 5 साल से कार्य कर रहे हैं, वो वहीं के वहीं रह जाएँगे, लेकिन आपने ज़िंदगी के इतने अनुभव और इतने तजुर्बे जुटाए हैं ना कि जब आपको वो प्लेस मिलेगा ना, तो आप सबसे ऊपर उठ जाएँगे, ठीक है? तो कहीं न कहीं दोस्तों कठिनाइयाँ भी बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एसडीआर के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर सी आ रहा है, तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों कि इसका हस्तांतरण आसानी से हो जाता है, ठीक है? एसडीआर क्या होता है दोस्तों? इसका हस्तांतरण सही से हो जाता है। नहीं भैया, इसका हस्तांतरण सही से कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, आई थिंक कि सभी लोग सी ही बोल रहे हैं, तो कोई समस्या की बात तो है नहीं ना? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इसे कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। पेपर गोल्ड भी इसे बोलते हैं, और ये लेखों की क्या होती है दोस्तों? ये इकाई भी होती है। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि विश्व बैंक प्रदान करता है, ठीक है? तो सोचिए, अभी रेफरल बेच के कह रहे हैं कि 100 रुपया क्या करिए कि 100 रुपया रेफरल बेच के कमाइए। अब सोचिए, अगर जो आपके हाथ में हर 30 दिन में 60,000 रुपए आने लगे, 70,000 रुपए आने लगे, ठीक है? तो फिर क्या बात होगी ना, एक अलग ही अपना अंदाज होगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि विश्व बैंक प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है भाई? विश्व बैंक। चलिए, अच्छी सी बात है, विश्व बैंक प्रदान करता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कठोर व मुलायम दोनों प्रकार के ऋण। कठोर ऋण मतलब क्या हो जाएगा कि ज्यादा ब्याज दर पे, जो ज्यादा सुगमता से न प्राप्त किया जा सके, और मुलायम मतलब क्या? कम ब्याज दर पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि अंकडाट की स्थापना हुई थी। देखिए, मैं आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, बशर्ते आप सिंसियरिटी से हमारे साथ लगे रहिए, ठीक है? देखिए, मतलब बहुत ही भाग्यशाली एक तरीके से कहा जा सकता है। आपको यूट्यूब पे वर्तमान समय में कहीं भी टीजीटी, पीजीटी के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। और अगर जो मिलेगा भी होगा ना, तो इतनी कंटिन्यूटी से, जितनी कंटिन्यूटी से हम लोग 24 मतलब क्या बोलते हैं कि सातों दिन क्लास को करते हैं, इतनी कंटिन्यूटी से कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यही तो चाहिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, प्रैक्टिस करिए, इससे ज्यादा क्या आएगा? यही सारी चीजें आपके एग्जाम में आएंगी, और कुछ बहुत ज्यादा इधर उधर से आने वाला नहीं है। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अंकडाट की स्थापना हुई थी। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं। और कोई अंकडाट की स्थापना हुई थी, ए की तरफ होगा ना? ए होगा कि सी होगा? सी क्यों बोल रहे हैं भाई? 1970 में थोड़ी हुई थी, ये अंकडाट की बात कर रहा है ना, तो ये तो 1964 होगा ना दोस्तों। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी दोस्तों? ये 1934 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1964 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग भी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि एचडीआई के संगठक हैं। एचडीआई के क्या क्या संगठक हैं? चलिए, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि एचडीआई के संगठक कौन कौन से हैं। चलिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एचडीआई के संगठक हैं। एचडीआई के संगठक क्या है? चलिए, क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एचडीआई के संगठक कौन कौन है? तो ऑप्शन नंबर क्या डी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इसमें किसकी किसकी बात होती है? इसमें किसकी किसकी बात होती है? दीर्घायु की बात होती है, ठीक है, शैक्षिक उपलब्धि की बात होती है, और मर्यादित जीवन की बात होती है। शिशु मृत्यु दर इसके अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। तो जितने लोग भी डी की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि कम अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। चलिए बताइए कि अभिकथन दिया गया है कि कम विकसित देश की विकसित देशों पर निर्भरता उसके अल्प विकसित विकास का मुख्य कारण है। कंसंट्रेट होके करिएगा, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आज के बाद कभी इस प्रश्न को आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, आराम से करिएगा, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए, अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है, बताइए, ठीक है? तो देखिए, अगर जो हम बात करें कि कम विकसित देशों की विकसित देशों पर निर्भरता उसके अल्प विकास का मुख्य कारण है, तो भैया ये तो गलत हो गया। ये जो अल्प विकसित देश है, वो अल्प विकसित है, क्यों है? क्योंकि वो निर्धन कम है, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, पूंजी नहीं है, निवेश नहीं कर पा रहा है, तो उसका उद्योग नहीं बढ़ पा रहा है, उद्योग नहीं बढ़ पा रहा है, तो आय की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो लाभ भी नहीं हो रहा है। तो एक देश
निर्धन है क्योंकि वह निर्धन है, रेगनर नर्स आपको याद करना था आपको, ठीक है। तो ये तो भाई खत्म हो जाएगा, पहला वाला तो खत्म हो जाएगा। नहीं भैया, कम विकसित देशों की विकसित देशों पर निर्भरता उसके अल्प विकास का मुख्य कारण है। नहीं, अल्प विकास का मुख्य कारण गरीबी, बेरोजगारी, आधारभूत संरचना का पिछड़ापन है, न कि विकसित देशों पे निर्भरता है, ठीक है। ये बात पहली हो गई। दूसरी बात हो गई कि यह धनी गरीब देशों के संबंधों की अत्यधिक असमानताएं अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद व्यवस्था के ऐतिहासिक उद्विकास के कारण हुआ है। नहीं भैया, ये भी बात नहीं है, हर देश की अपनी अलग अलग समस्याएं होती है, ठीक है। तो ये तो दोनों गलत हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना दोस्तों, ए और आर हो जाएगा दोनों गलत। तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोग भी कर रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, कभी भी भूलिएगा नहीं। अच्छा सा प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसने दिया था, ठीक है। जो धारणीय विकास है इसकी सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? अच्छा सा प्रश्न है। चलिए ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? धारणीय विकास की अवधारणा किसके द्वारा धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसने दिया दोस्तों? तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बोल रहे हैं, ब्रंटरलैंड, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसने दिया था? ब्रंटरलैंड दिया था। और इन्होंने किस पे जोर दिया था? इन्होंने ये कहा था कि आप अपने अर्थव्यवस्था का नो डाउट आर्थिक विकास करिए, आप अपने अर्थव्यवस्था का विकास करिए, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए कि अगर जो आप अर्थव्यवस्था का विकास कर रहे हैं तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी को उससे नुकसान ना होना चाहिए। जैसे आप ऐसे सारे उद्योग लगा दे जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाए, जिससे हमारे जल प्रदूषित हो जाए, तो ये क्या करेगा? ये भविष्य में आने वाली जनरेशन को प्रभावित करेगा। लेकिन धारणीय विकास के अंतर्गत ब्रंटरलैंड ने कहा था कि आप इस तरीके से विकास करिए कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या हो? प्रभावित ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि निम्नलिखित में से क्या मानव पूंजी की अवधारणा को निरूपित करता है? मानव पूंजी की अवधारणा को क्या निरूपित करता है? चलिए अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। मानव पूंजी की अवधारणा को निरूपित करता है। चलिए, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। सी के तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, सी के तरफ, बिल्कुल ठीक है। अगर जो सी बोल रहे हैं कि उत्पादन गतिविधियों में लाभकारी ढंग से नियुक्त मानव संसाधन, ठीक है। तो देखिए, मानव पूंजी की अवधारणा को निरूपित क्या करता है दोस्तों? ये करता है उत्पादक गतिविधियों में। देखिए, जो लोग डी जा रहे हैं ना, बहुत गुस्सा आ रहा है, सही बता रहा हूं, बहुत गुस्सा आ रहा है आप लोगों पे, ठीक है। क्यों डी की तरफ जा रहे हैं? ये मानव पूंजी की जब बात हो रही है तो मानव पूंजी मतलब क्या हो जाएगा भैया? कार्यशील जनसंख्या की बात हो रही है, ठीक है। जो बच्चे हैं, जो बूढ़े हैं, उनको नहीं काउंट किया जाता है। मानव पूंजी के अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या आती है, 15 से 64 वर्ष के लोग आते हैं। तो ये जो 15 से 64 वर्ष के लोग हैं, तो ये उत्पादक गतिविधियों में लाभकारी ढंग से नियुक्त मानव संसाधन है ना, जो क्या उत्पादन क्रिया में भाग ले सके। तो आप बस सी होगा ना। डी की तरफ क्यों जा रहे हैं भाई? डी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। मेरे मेहनत का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, इजी सी बात थी, ठीक है। तो अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि उस वृद्धि प्रक्रिया, ठीक है, उस वृद्धि प्रक्रिया को क्या कहा गया जिसके कारण व्यापक लाभ और समान अवसर उपलब्ध हुए? चलिए अच्छा सा प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उस वृद्धि प्रक्रिया को क्या कहा गया है जिसके कारण व्यापक लाभ और समान अवसर उपलब्ध होते हैं, ठीक है। जैसे मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मैं खुद से हंस भी लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि गुस्सा करके क्या करेंगे, परिस्थिति और खराब हो जाएगी, हाँ ठीक है। तो इसलिए क्या, जब भी डिफिकल्टीज हो लाइफ में तो थोड़ा सा हंस लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि हंसी का कोई जरिया हो, ठीक है। वैसे ही हंस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि उस वृद्धि प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके कारण व्यापक लाभ और समान अवसर उपलब्ध हुए? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बी की तरफ लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। ये होता है दोस्तों समावेशी वृद्धि, ठीक है। तो उस वृद्धि प्रक्रिया को क्या कहा गया है जिसके कारण व्यापक लाभ और समान अवसर उपलब्ध हो? समावेशी वृद्धि मतलब हर क्षेत्र में आप क्या करें, विकास करें। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि टी डब्ल्यू शुल्ज ने
आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित अनुपात दिए हैं। कौन से अनुपात दिए हैं? अब जैसे क्या होता है कि दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाक्य होता है हमारे साथ, अक्सर ऐसा होता है कि एक कोई लेडी है, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पढ़ाई का एटमॉस्फेयर उनके आसपास ना हो, तो हर सप्ताह में मुझे बहुत ही क्या बोलते हैं कि शांति से फोन करेंगी और कहेंगी, सर क्या टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है? मैं कह दूंगा कि नहीं अभी नहीं आई है, और इतना पे वो फोन रख देंगी। लेकिन हर सप्ताह वो मुझे फोन करती हैं, ठीक है। तो कभी अगर जो ऑफलाइन क्लास लेता रहता हूँ तो गुस्सा आता है, लेकिन फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये भी बात, उनकी भी प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि उनके एटमॉस्फेयर में कोई ऐसा ना हो जो उनको बताए कि वैकेंसी आई है चाहे नहीं आई है, तो ठीक है, उनको लगता है कि हम ही एक माध्यम है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर सप्ताह में ये फिक्स है कि 1-2 कॉल उनका आता है और बस एक ही लाइन की बात कि सर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई है। अच्छा, फिर कब आ रही है? ऐसा हो सकता है कि वो क्लास देख भी रही हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं स्टेटस लगाता रहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर जो वैकेंसी आती है तो आपको जरूर बताया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि टी.डब्ल्यू. शुल्च ने आर्थिक समृद्धि के लिए शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित अनुपात दिए। कौन से अनुपात दिए भाई? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ना। तो शिक्षा श्रम अनुपात, शिक्षा आय अनुपात और शिक्षा निवेश अनुपात। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि शिक्षा श्रम अनुपात, शिक्षा आय अनुपात, शिक्षा निवेश अनुपात। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि भारत में लोगों का धारणीय स्वास्थ्य प्रबंध का सरोकार किससे है? अच्छा सा प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, ठीक है, चलिए, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, चलिए कि भारत में लोगों का धारणीय स्वास्थ्य प्रबंध का सरोकार किससे है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। ए की तरफ मूव कर रहे हैं, ए की तरफ मूव कर रहे हैं या सी की तरफ मूव कर रहे हैं? चलिए बहुत सारी गलतियां आ रही हैं, बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जितने लोग भी यहाँ पे सी की तरफ जा रहे हैं, ठीक जा रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग भी सी की तरफ जा रहे हैं कि लोगों द्वारा वहन किया जाने वाला स्वास्थ्य व्यय पर सरकारी अर्थ सहायता, सभी लोग का उत्तर है आप दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि भारत में लोगों का धारणीय स्वास्थ्य प्रबंध का सरोकार, ठीक है। दोस्तों एक सेकेंड, इसमें दिक्कत है क्या? ठीक है, थोड़ा सा इसमें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा सा देखिए। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे देखिए दोस्तों, ठीक है, ठीक है। लोगों द्वारा वहन किया जाने वाला, लोगों के द्वारा नहीं होना चाहिए, ये सरकार के द्वारा होना चाहिए ना। यहाँ पे ये लोगों के द्वारा दिया गया है तब तो ये गलत हो जाएगा ना। ये लोगों के द्वारा दिया गया है तो ये सरकार के द्वारा दिया गया रहता तब तो ठीक रहता ना। स्वास्थ्य व्यय पर सरकारी अर्थ सहायता, दोस्तों इसमें कारपोरेट कुशल अस्पताल प्रबंध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सरकार की बात होनी चाहिए थी। ए उत्तर राइट आंसर हो जाएगा, कारपोरेट कुशल प्रबंध अस्पताल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि प्रोफेसर पीटी बरन के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ए ही होगा, ठीक है, ए ही होगा। आदित्य जी पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन कोचिंग का नाम बताइए। देखिए ऑफलाइन में क्या है ना कि देखिए मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ना है तो अब ऑनलाइन पढ़िए, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आप एक चीज को बार बार रिवाइज भी कर सकते हैं, टेस्ट भी दे सकते हैं, नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं,
ठीक है, ऑफलाइन के चक्कर में कहाँ पड़ गए, इतनी धूप पड़ रही है, ठीक है, घर से आएँगे, जाएँगे, बैठेंगे, पढ़ेंगे, कुछ चीज़ें समझ में आएगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएगी, फिर साल भर निकल जाएगा, कोचिंग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। परिवेश चेंज हो गया है, आपको भी चेंज होने की ज़रूरत है। अब ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास करिए, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है कि प्रोफेसर पीटी बरन के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक क्या है? पीटी बरन के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक क्या है? चलिए अच्छा सा प्रश्न है, तो क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, ठीक। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है कि प्रोफेसर पीटी बरन के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक है, ठीक है। चलिए तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि ए के तरफ सभी लोग जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि ऊंची प्रति व्यक्ति आय। प्रोफेसर पीटी बरन के अनुसार आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक क्या है? ऊंची प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये क्या कहते हैं बरन साहब, क्या कहते हैं? ये यही तो कहते हैं ना कि आर्थिक वृद्धि की परिभाषा भौतिक वस्तुओं की एक निश्चित काल में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के रूप में की जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अर्ध विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण क्या है? अच्छा, जो देश अर्ध विकसित है वहां पे प्रति व्यक्ति आय कम है, इसका कारण क्या होता है? थोड़ा आराम से देखिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है कि अर्ध विकसित देश में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। कौन याद आने चाहिए? रैगनर नर्ट साहब याद आने चाहिए, ड्यूजेनबरी साहब याद आने चाहिए। क्या ये लोग कहते हैं? ये लोग यही कहते हैं कि जो अल्प विकसित देश है ना, यहाँ पे लोगों की उपभोग की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। अभी अगर जो टीजीटी पीजीटी में जॉब मिल जाएगी, 60,000 रुपए अगर जो आपकी सैलरी मिलने लगेगी ना, तो एक 10 लाख रुपए का बढ़िया खूबसूरत सा कार आप क्या करेंगे? फाइनेंस करवा लेंगे, लोन ले लेंगे, ठीक है। तो वो 60,000 रुपए आपकी सैलरी मिलने स्टार्ट हो गई थी और आप क्या कम से कम 9-10 लाख रुपए कर्जे में चले जाएंगे। अब उसको भरते रहिए कुछ महीनों तक, तब तक क्या होगी? शादी विवाह होने लगेगा। तो लड़का या लड़की भैया सरकारी नौकरी कर रही है तो आलीशान शादी होना चाहिए, तो कुछ लोन वहां पे चले जाएंगे। तो क्या होगा? तो आप अपना खुद का जो पैसा है वो निवेश कहाँ पे करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो हमारी जो उपभोग की प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। आय से ज्यादा हम क्या कर देते हैं? खर्च करते हैं, ठीक है। तो अर्ध विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण यह है कि जो हमारी उपभोग की प्रवृत्ति होती है वो अधिक होती है। 10 रुपए कमाते हैं, 12 रुपए खर्च करने का एकदम प्लान बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित देश की आर्थिक विशेषता है? अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए कि निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित देश की आर्थिक विशेषता है? अल्प विकसित देश की आर्थिक विशेषता क्या है भाई? तो देखिए हमारे पास क्या है ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा ना, न जो नहीं पढ़ रहा है वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। पूंजी की न्यूनता है, हमारे पास क्या है? कम पूंजी है, कम पूंजी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि अपना आर्थिक विकास नहीं कर पा रहे हैं। पूंजी कम है, निवेश कम करेंगे, निवेश कम करेंगे तो हमारे आय की प्राप्ति कम होगी, निवेश कम करेंगे उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो आय की प्राप्ति कम होगी, आय की प्राप्ति होगी कम होगी तो लाभ होगा ही नहीं, ठीक है, छोटी सी बात है। अगला प्रश्न ये रहा कि आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान सामान्यतः कैसा होता है? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि अगर जो एक देश आर्थिक विकास कर रहा है तो राष्ट्रीय आय में जो सेवा क्षेत्र होते हैं, सेवा क्षेत्र किसमें आता है? 3 सेक्टर होते हैं, प्राथमिक, सेकेंडरी और तीसरा, ठीक है, थर्ड सेक्टर जिसे बोलते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और वानिकी आता है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है दोस्तों? द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं और तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? सेवा क्षेत्र आता है, ठीक है।
तो आर्थिक विकास के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या होता है दोस्तों, ये बढ़ेगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी, जितने लोग भी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो अगर जो कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान कम होगा, जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है उनका योगदान बढ़ेगा, ठीक है। और लगभग दोस्तों सेवा क्षेत्र का योगदान कुल राष्ट्रीय आय में हमारे कितने हैं, 57% के आसपास है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है, कि आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या होता है। फिर वही प्रश्न आ गया क्या। चलिए, संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या संबंधित है। संसाधन के जो पूर्ण उपयोग है उसकी समस्या किससे संबंधित है, ठीक है। और अभी तक दोस्तों जितने लोग भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट जरूर पढ़िए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट पढ़े सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना ये नहीं हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन आप कर लेंगे, डायरेक्ट याद कर लेंगे, बात ठीक है, लेकिन आप इतने क्वेश्चन को डायरेक्ट याद नहीं कर पाएंगे कि वो आपको सिलेक्शन दिला दे। तो 40% प्रश्न आपके पेपर में ऐसे आते हैं जिसके लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा। और दोस्तों आपके इसी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशन पे A to Z इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ संडे टू संडे आपका वहां पे टेस्ट हो रहा है जिससे आप अपना इवेल्युएशन कर पाए। इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी समस्या जो नोट्स की होती है वो सॉर्ट आउट कर दिया गया है। पूरी इकोनॉमिक्स की नोट्स आपको दी जा रही है और वैलिडिटी ऑफ कोर्स आपकी लाइफ टाइम है। इट मींस कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक हमारी जिम्मेदारी है कि हर कंटेंट में आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। और एडमिशन की जो फीस रखी गई है केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपए है। तो एडमिशन लेने के लिए 2000 रुपए आपको पेमेंट करने पड़ेंगे दोस्तों इस नंबर पे 9415 863 पे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। कोई भी इंक्वायरी होगी तो नीचे दिए गए नंबर पे, इसी सेम नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। 2 घंटे 30 मोर देन सफिशिएंट होंगे। 1 घंटे एप्लीकेशन पे, 1 घंटे 30 मिनट यूट्यूब पे, 2 घंटे 30 मिनट दोस्तों अगर जो आप ईमानदारी से हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर क्या आ रहा है, आपका उत्तर क्या आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना दोस्तों। तो आर्थिक विकास से, ठीक है, संसाधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या किससे होती है, आर्थिक विकास से होती है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ समष्टि अर्थशास्त्र, नहीं भैया ये आर्थिक विकास से होती है। क्या होता है, एक जो अल्प विकसित देश होता है या जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था होता है वो क्या करता है, अपने संसाधनों का पूर्णतः रूप से क्या करता है कि उपयोग नहीं कर पाता है और इसीलिए क्या होता है दोस्तों कि वो अपना विकास नहीं कर पाता है। जो जितने हमारे पास संसाधन है उन संसाधनों का क्या हम पूर्णतः उपयोग कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं ना, तभी तो हमारा आर्थिक विकास नहीं हो रहा है ना, तभी तो हम विकास नहीं कर रहे हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। चलिए कि पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक विकास में सामान्यतः महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जनशक्ति के बराबर नहीं है। ये कथन दोस्तों क्या है, किसका है, अच्छा सा प्रश्न, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अच्छा सा प्रश्न है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है बी की तरफ, बहुत सारे लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बेंजामिन हिगिंस का है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मजा आ गया, ठीक है, मजा आ गया, ठीक है। तो ये बताइए कि पूंजी, प्राकृतिक संसाधन, विदेशी सहायता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सर्वाधिक विकास में सामान्यतः महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जनशक्ति के बराबर नहीं है। ये बात किसने की थी दोस्तों, बेंजामिन हिगिंस ने कहा था ये बात। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि मानव पूंजी में विनियोग का संबंध है। मानव पूंजी में विनियोग मतलब क्या कर रहे हैं हम, कि मानव की स्किल को बढ़ाना है, उसके लिए हम क्या क्या करते हैं बताइए, अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। कि मानव पूंजी में विनियोग का संबंध किससे है, तो इजी सी बात है दोस्तों, ठीक है। क्या उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। हम क्या करते हैं, शिक्षा पर व्यय करते हैं, जिससे क्या हो सके, लोग शिक्षित हो सके, और एक जो शिक्षित व्यक्ति होगा वो इन फ्यूचर में क्या करेगा, वो अपनी आय के साथ साथ, अपने आय की वृद्धि करने के साथ साथ राष्ट्रीय आय में भी क्या करेगा, योगदान देगा, और देश जो होगा वो आर्थिक विकास के पथ पे अग्रसर होगा। प्रशिक्षण पे व्यय, कि प्रशिक्षण किया जाएगा तो उससे क्या होगा कि लोगों के अंदर
कुशलता बढ़ेगी कार्य करने की, और कुशलता बढ़ेगी तो उत्पादन अच्छा करेंगे, उत्पादन अच्छा करेंगे तो राष्ट्रीय आय पे उसका असर पड़ेगा। बात बिल्कुल ठीक है। और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं हमारे सरकार का हमारे प्रति क्या कार्य है कि जिन व्यवस्थाओं को हम और आप खुद से नहीं कर पाएंगे, उन व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराना सरकार का काम होता है। तो जितने लोग भी उपरोक्त उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, अर्थात डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है भाई? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल। अच्छा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है और बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि ये बताइए कि एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक लिखी गई। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक ही तरफ आप लोग जा रहे हैं, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, बिल्कुल ठीक है भैया, अच्छी सी बात है, बहुत प्यारी सी बात है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि द एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल ये किसकी पुस्तक है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बच्चों वाला प्रश्न आ गया, ठीक है, कि ये बताए कि हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री से रहा है? हिंदू वृद्धि दर का संबंध निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का रहा? चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है, ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या उत्तर होगा भाई? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे, छोटी सी बात है, राजकृष्ण से संबंधित है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कुछ लोग एक ही तरफ जाएंगे, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है, उनको जगदीश चंद्र भगवती याद आ रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए हिंदू वृद्धि दर जो होगा इसका संबंध किससे है? ये राजकृष्ण से संबंधित है, ठीक। अगला, भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी क्यों भाई? हमारा जो देश है वो अल्प विकसित क्यों है? ठीक है, बताइए। देखिए हमारा देश अल्प विकसित है, हमारा देश विकासशील है, क्यों है अल्प विकसित? क्यों है भाई अल्प विकसित? इसलिए है, कोई आपसे पूछे कि भाई भारत जो है वो अल्प विकसित भी है और भारत जो है वो विकासशील भी है, तो इसका कारण क्या है? तो अल्प विकसित इस आधार पे कह सकते हैं कि हमारी जनसंख्या का एक जो बड़ा भाग है ना, वो क्या है? बेरोजगार है, अशिक्षित है। तो ये किसको? ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को इंडिकेट करता है। वही दूसरी तरफ हम लोग विकासशील अर्थव्यवस्था भी हैं, क्यों है? क्योंकि हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हमारा योगदान बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं? हम सेवा क्षेत्र में क्या कर रहे हैं कि अग्रसर वृद्धि कर रहे हैं, हम औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? कि हम विकासशील हैं। और गरीबी बेरोजगारी क्या इंडिकेट करता है? कि हम क्या है? अल्प विकसित हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भारत को अल्प विकसित देश कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भैया? इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है, बिल्कुल ठीक है। कृषि पर आधारित निर्भरता के कारण, बात ठीक है, और औद्योगिक प्रगति की मंद गति के कारण, ठीक है। तो दोस्तों डी हो जाएगा। और इसमें नियोजन की आवश्यकता के कारण, नियोजन की आवश्यकता तो हर अर्थव्यवस्था को होती है दोस्तों, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो नियोजन की जरूरत होती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? ठीक है, मतलब आर्थिक विकास में बाधक क्या नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? आर्थिक विकास में क्या बाधक नहीं है? ठीक है, रोजगार में हम लोग वृद्धि नहीं कर रहे हैं, रोजगार में हम लोग वृद्धि क्या करेंगे? ठीक है, कैसे रोजगार में वृद्धि करेंगे? एक महानुभाव हमसे मिले तो कहे कि हमने एक पार्टी को वोट इसलिए दिया कि जो पाकिस्तान है वो बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए है, ठीक है। उन्होंने आज हमारी बात उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है ना इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए हमने एक पार्टी को वोट दिया कि ये पार्टी जो है वो पाकिस्तान को दुरुस्त कर देगी, ठीक है। तो अब उनको क्या समझाया जाए? ठीक है, जो इंडिया है और जो पाकिस्तान है उसमें बहुत डिफरेंस है। अगर जो इंडिया दुरुस्त करने पे ही आ जाए तो आधे घंटे का खेल है, बहुत ज्यादा का खेल नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी इन लोगों ने कहा है। और जितनी हमारे पास मिसाइलें हैं, जितने हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसके अनुसार आधे घंटे में पाकिस्तान फिनिश हो जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान का क्या हो रहा है? टक्कर हो रहा है ठीक है, और वो उस आधार पे क्या कर रहे हैं? अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक विकास में बाधक नहीं है? चलिए, तो इस प्रकार के भी महानुभाव हमारे देश में पड़े पड़े हैं, ठीक है। पाकिस्तान की स्थिति उस छोटे बच्चे के जैसे है ना, कि जो घर में रहता है, केवल काम करता है, उसको कोई भी क्या करता है? आता है, दो झापड़ मारता है और कहता है चल उधर बैठ,
उसका चेयर कोई खींच लेता है, कभी सोता है तो उसका कोई फैन बंद कर देता है। तो उस टाइप की स्थिति पाकिस्तान की है और लोगों को लगता है कि यार पाकिस्तान बहुत बड़ा हमारे लिए इशू है। आधे घंटे का इशू है पाकिस्तान हमारे देश के लिए। ठीक है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि निम्नलिखित में से कौन एक आर्थिक विकास में बाधक नहीं है। इसमें से कौन ऐसा है जो आर्थिक विकास में बाधक नहीं है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि अनुकूल व्यापार शर्त, बिल्कुल भाई, अनुकूल व्यापार शर्त आर्थिक विकास में बाधक नहीं होता है, क्योंकि जितना हम निर्यात करते हैं उससे कम हम आयात करते हैं। मतलब 10 रुपए का हम निर्यात करेंगे तो हम 8 ही रुपए का 10 रुपए का हम निर्यात कर रहे हैं तो 8 ही रुपए का आयात कर रहे हैं, अर्थात इस टाइम हमको दो रुपए का क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि मार्क्स के वितरण के सिद्धांत में निम्न अनुपातों में से कौन एक लाभ के दर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, चलिए चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि मार्क्स के वितरण के सिद्धांत में निम्न अनुपातों में से कौन एक लाभ के दर का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा। चलिए मार्क्स साहब की बात हो रही है। अच्छा, ये लाभ के दर की बात कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, यस अपान भी की तरफ जा रहे हैं। तो जितने लोग भी एस अपान भी की तरफ जा रहे हैं, क्या ठीक जा रहे हैं। तो जितने लोग भी एस अपान भी की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द। एक सेकेंड, सी के तरफ सी कैसे होगा। अच्छा एक सेकेंड रुक जाइए, ये लाभ के दर की बात कर रहा है ना, ये लाभ के दर की बात कर रहा है, तो लाभ के दर की बात कर रहा है तो सी कैसे हो जाएगा। लाभ की दर की बात कर रहे हैं तो सी कैसे हो जाएगा। लाभ की दर सी थोड़ी होता है। ठीक है, लाभ की दर तो जो होता है एस इज इक्वल टू सी प्लस भी होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, सी कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोग भी डी कर रहे हैं अभी वो भी आएगा, अभी वो आएगा जहां पे एस अपन बी पे हो। लाभ की दर एस एस अपन सी प्लस बी होता है ना। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, एक पल के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया था। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अल्प विकसित देश के संदर्भ में निर्धनता के दुष्चक्र के थीसिस के निष्कर्षीय प्रतिपादन में निवेश करने की अभिप्रेरणा किसके द्वारा सीमाबद्ध होती है। अच्छा सा प्रश्न। ठीक, चलिए क्या उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये रैगनर नर्स की बात कर रहा है दोस्तों। ठीक है, नर्क्सियन मतलब ये रैगनर नर्स की बात कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा कि अल्पविकसित देशों के संदर्भ में। देखिए प्रश्न कितना भयानक लग रहा है ना, लेकिन प्रश्न कितना इजी है आप लोग ये समझ लीजिए। प्रश्न देखने में कितना भयानक लग रहा है ना, लेकिन प्रश्न कितना इजी है कि अल्पविकसित देशों के संदर्भ में निर्धनता के दुष्चक्र के थीसिस के निकर्सियन यानी रैगनर नर्स की बात कर रहा है दोस्तों, प्रतिपादन में निवेश करने की अभिप्रेरणा किसके द्वारा सीमाबद्ध होती है, अर्थात निवेश करने की प्रेरणा किसके द्वारा कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। तो भैया क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे पास बचतों का अभाव रहता है ना भाई। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। कौन सा दिमाग लगा रहे हैं आप लोग, कौन सा दिमाग लगा रहे हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। रैगनर नर्स ने यही तो कहा था ना कि एक देश गरीब है क्योंकि वो गरीब है। गरीब है तो भैया जब उसके आय ही नहीं मिल रहा है तो बचत नहीं होगा, जब बचत नहीं होगा तो वो निवेश नहीं करेगा। यही तो बात होगी। इतना मतलब किसी ने भी उत्तर ये नहीं दिया। कंसंट्रेट करिए, कंसंट्रेट करिए, कि बिना कंसंट्रेशन के काम नहीं चलेगा। देखिए कितने सारे लोग गलत किए हैं। इसमें क्या कह रहे हैं भाई, एक लाइन में पढ़िए, आराम से पढ़िए कि अल्प विकसित देशों के संदर्भ में निर्धनता का दुष्चक्र किसने दिया था, रैगनर नर्स ने दिया था। इतना दिमाग में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। कि थीसिस के निष्कर्षीय प्रतिपादन मतलब आपको अब समझना चाहिए कि ये रैगनर नर्स की बात कर रहा है। निवेश करने की अभिप्रेरणा किसके द्वारा सीमाबद्ध होती है, मतलब निवेश करने की निवेश करने की जो प्रेरणा होती है वो किसके द्वारा कम होती है, सीमाएं क्या होती है, कम की बात होती है ना। तो वस्तु का अभाव होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि समृद्धि के हैरड डोमर और सोलो मॉडल के बीच मुख्य अंतर किस में स्थित है। ठीक है, कि समृद्धि के हैरड डोमर और सोलो मॉडल के बीच मुख्य अंतर किस में स्थित है। अच्छा सा प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हैरेट डोमर और सोलो। ठीक है, जो हैरेट डोमर ने मॉडल प्रस्तुत किया था, उसी का विस्तृत रूप सोलो साहब ने क्या किया, थोड़ा सा प्रस्तुत किया। और इसमें दोनों लोगों में एक जो मूल अंतर था वो क्या था कि श्रम और पूंजी के बीच प्रतिस्थापनता की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक ने कहा कि श्रम को पूंजी के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता, दूसरे ने कहा कि श्रम को पूंजी के द्वारा पूर्णतः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए भैया। चलिए, तो ये तो प्रश्न अच्छा सा है, प्यारा सा है, बहुत छोटा सा है बच्चों वाला। ठीक है, देखने में ऐसे प्रश्नों को बस घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को देख के घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, प्रश्न इजी होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि असंतुलित विकास, तो ये सभी लोग को पता ही होगा, हर्ट्जमैन का है। ठीक है, आर और डी मॉडल की बात करें तो ये किसका है दोस्तों? ये रोमर का है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मानव पूंजी और विकास की यहाँ पे हम बात करें तो ये किसका है? लुकास का है। ठीक है, और बेसी मूल्य तथा संचय की बात करें दोस्तों तो ये किसका है? ये कार्ल मार्क्स का है। ठीक है, तो आप लोग इतना कर चुके होंगे, आई होप कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से किस मॉडल में मानव पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका है? अच्छा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि ये बताइए कि कौन सा ऐसा मॉडल है। ठीक है, अब विकास मॉडल की बात कर रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि मानव पूंजी महत्वपूर्ण भूमिका, मतलब मानव पूंजी मतलब किसकी बात कर रहे हैं? श्रम की बात कर रहे हैं, यही तो ना, कि हमको क्या चाहिए? श्रम महत्वपूर्ण है। और श्रम की जब बात आएगी तो आपको कौन याद आने चाहिए? जो पारंपरिक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग ऑप्शन नंबर कहां पे जा रहे हैं? डोमर हैरड की तरफ जा रहे हैं ना। तो जितने लोग भी हैरड डोमर की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, हैरड डोमर मॉडल। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चलिए, क्या सर, क्या कोई पब्लिक गुड्स एक विशेष टाइम में प्राइवेट गुड्स हो सकता है? नहीं, देखिए उसका एक तरीके से अच्छा एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जैसे जो बसेज होती हैं ना, वो क्या चलती हैं कि ठीक है, वो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, बसेज चलती हैं एक तरीके से। ठीक है, उदाहरण के लिए, लेकिन जब चुनाव आता है तो उसको क्या कर दिया जाता है? प्राइवेट कर दिया जाता है। लेकिन वो भी प्राइवेट किसके लिए किया जाता है? वो भी तो जनता ही है ना। तो थोड़ा सा आप सटीक तरीके से उसको नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर जो सरकार उसको बेच दे तो बात अलग अलग सी है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मार्क्स के अनुसार पूंजी के सावयव संयोजन में वृद्धि करने में किसकी ओर अग्रसर करता है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग का उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। सी की तरफ जा रहे हैं ना कि लाभ की दर में कमी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तो जितने लोग भी सी की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मार्क्स के अनुसार पूंजी के सावयव संयोजन में वृद्धि इनमें से किसकी ओर अग्रसर करता है? तो लाभ की दर में क्या करता है दोस्तों? कमी की ओर। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे कि द्वैतवाद से क्या अभिप्राय है? द्वैतवाद से क्या अभिप्राय है? द्वैतवाद से क्या अभिप्राय है? छोटी सी बात है, अच्छी सी बात है। ठीक, द्वैतवाद से क्या अभिप्राय है? ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक, द्वैतवाद से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था और द्वैतवाद, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भैया? इसमें यही होता है ना कि हम जो आधुनिक हमारे क्षेत्र हैं उसका तो हम विकास करें ही, और साथ ही साथ में जो हमारे पारंपरिक क्षेत्र हैं उसका भी हम विकास करें। मतलब आधुनिक नई टेक्नोलॉजी भी अपनाएं, नए नए उद्योग भी स्थापित करें, लेकिन जो हमारे पुराने उद्योग हैं उनको भी क्या करें? तो उनको भी हम बढ़ावा दें। ठीक है, चलिए किसी किसी 3 लघु एवं कुटीर उद्योग का नाम मुझे कमेंट करके कमेंट में बताइए। ठीक है, कोई 3 ऐसा उद्योग बताइए जो लघु एवं कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता हो। कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों से दोस्तों डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछता हूं, ये सभी क्वेश्चंस का मतलब होता है, कोई भी फालतू के प्रश्न नहीं है। तो सिंसियरिटी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि अगर जो इंटरव्यू में आपसे पूछ दिया जाएगा कि कोई 3 या कोई 5 लघु एवं कुटीर उद्योग का नाम बताइए, तो बहुत सारे लोग 1-2 गिनाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि सर नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, जो लोग बेसिकली शहरों में रहते हैं
उनको तो ये पता है कि चलिए ठीक है 2 करोड़ की सीमा निर्धारित की गई है, लघु एवं कुटीर उद्योग छोटा होता है, उसमें कोई एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है कि एक तरीके से एक अपनी पूंजी को लगाता है और उसको चलाता है जिससे वो स्वावलंबी बन सके। लेकिन वो कौन से उद्योग हैं भाई, थोड़ा बताइए, 3-3 उद्योग बताइए। ठीक है, हथकरघा तो सभी लोग बता देंगे, क्योंकि हथकरघा तो सभी लोग बता देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांधी जी से संबंधित सभी लोग को पता होगा हथकरघा। लेकिन उसके बाद थोड़ा बताइए मुझे, हथकरघा के बाद बनाइए कि 3 कौन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए कि मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का विभाजन इस प्रकार होता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप लोग क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है। स्थिर पूंजी, स्थिर पूंजी प्लस परिवर्तनशील पूंजी प्लस क्या होता है दोस्तों, अतिरेक मूल्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हथकरघा तो ठीक है, एक तो बता दिया आपने, हथकरघा, मुर्गी पालन, कुक्कुट, ये क्या है देखिए। चलिए ठीक है, मतलब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मत्स्य पालन, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लघु एवं कुटीर उद्योग में देखिए, एक आपको मैं बता रहा हूं कि एक तो आप चलिए हथकरघा आपने मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो क्या होता है ना दोस्तों कि अगरबत्ती जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय अगरबत्ती है, जैसे जो तिरंगा की अगरबत्ती है, वो शायद उसका जो उद्योग है वो कहाँ पे है, वो है दोस्तों कानपुर में, ठीक है। तो इसके इसी तरीके से बहुत सारी अगरबत्ती के उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग होते हैं। साथ ही साथ हम आपसे कहें कि जैसे खीर में डालने के लिए एक नहीं होता है दोस्तों, जिसको क्या बोलते हैं, पंचमेवा, तो वो भी क्या है, वो भी लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। उसके बाद एक और अगर जो मैं आपसे एग्जांपल ले लूं, तो ये जो मसाले होते हैं, जो खड़े मसाले होते हैं, ये भी लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर जो हम बात करें कि ये जो बीड़ी, बीड़ी जानते होंगे आप लोग, जो सिगरेट होता है, और सीढ़ी के सिगरेट का छोटा भाई क्या होता है, बीड़ी होता है, तो ये भी क्या होता है, ये भी लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, लघु एवं कुटीर उद्योग के लिए के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों ये रहा कि रोस्ट्रो के अनुसार विकसित देश किस अवस्था में है, ठीक है। चलिए अच्छा सा प्रश्न, ठीक है। इन प्रश्नों में कुछ रखा नहीं है, लेकिन जब तक सोचेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में ये चीजें आएंगी ही नहीं, ठीक है। जब तक सोचेंगे नहीं तब तक ये आपके दिमाग में आएंगी ही नहीं ये प्रश्न, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए, ठीक है। अब तो बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। कि रोस्टो के अनुसार विकसित देश किस अवस्था में है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि अत्यधिक उपभोग की अवस्था, तो यही तो कहते हैं कि जो विकास की अंतिम अवस्था होती है वो क्या होती है, अत्यधिक उपभोग की अवस्था होती है। तुरंत याद आना चाहिए, द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, परंपरागत समाज, दूसरा आत्मस्फूर्ति के पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मस्फूर्ति की अवस्था, चौथा परिपक्वता की ओर अग्रसर, और पांचवा और लास्ट होता है अत्यधिक उपभोग। तो यही तो विकासशील विकसित देश इसी अवस्था में तो आ जाते हैं ना। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि असंतुलित विकास निम्न मान्यताओं पे आधारित है, ठीक है। असंतुलित विकास निम्न मान्यताओं पे आधारित है, किस मान्यताओं पे आधारित है, हाँ बिल्कुल, हवन सामग्री भी है, ये भी लघु एवं कुटीर उद्योग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक। कि असंतुलित विकास निम्न मान्यताओं पे आधारित है, किस मान्यता पे आधारित है भाई असंतुलित विकास, तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर, हाँ, ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, पूंजी व श्रम पूर्ति क्या होती है दोस्तों, स्थिर रहती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा ना, बी होगा। ए की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बी होगा ना, कि इसमें क्या होता है कि पूंजी और श्रम दोनों क्या होते हैं दोस्तों, स्थिर होते हैं। अब असंतुलित विकास की उदाहरण किसने दिया था, हर्षमैन ने दिया था। तो हर्षमैन की मान्यताओं को पढ़ते तब जानते, अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं तो यही उटपटांग सा उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बताइए कि अग्र सहलग्नता एवं प्रत्यक्ष सहलग्नता पाई जाती है, अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि अग्र सहलग्नता एवं प्रत्यक्ष संलग्नता पाई जाती है, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है, क्या उत्तर आ रहा है,
डी की तरफ आ रहा है ना दोस्तों, असंतुलित विकास सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, कि हम क्या करेंगे कि कुछ क्षेत्रों पे क्या करेंगे, पहले उसका विकास कर लेंगे और फिर उससे जो लाभ होगा वो अन्य क्षेत्रों में निवेश कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, सभी क्षेत्रों का विकास हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेट करिए अब ठीक है, हो गया, इधर उधर की बातें हो गई, थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए क्लास पे। ठीक है, चलिए कि प्राथमिक उत्पादों के मूल्यों में ह्रास की सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति की अवधारणा किस अर्थशास्त्री की देन है? अच्छा सा प्रश्न, चलिए बताइए। कि प्राथमिक उत्पादों के मूल्यों में ह्रास की सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति की अवधारणा, ठीक है, अवधारणा किस अर्थशास्त्री की देन है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका उत्तर आना स्टार्ट हो चुका है। डी की तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है भैया, प्रेविस सीगर की है। तो प्राथमिक उत्पादों के मूल्यों में ह्रास सुदीर्घकालीन प्रवृत्ति की अवधारणा किसने दिया था? प्रेविस सीगर ने दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि रोजेस्टीन रोडान किस प्रकार की अव्यवस्थाओं को मानते हैं? 3 प्रकार की अव्यवस्थाओं को मानते हैं रोजेस्टीन रोडान साहब। कौन कौन सा है भैया? अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। छोटी सी बात होगी, यही तो होगा, उत्पादन फलन संबंधी, मांग संबंधी, वस्तुओं की पूर्ति संबंधी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि हैरड-डोमर मॉडल में जी औसत बचत अनुपात एस तथा पूंजी उत्पाद अनुपात भी से निम्नलिखित संबंध है। क्या संबंध है भाई? चलिए चलिए इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, सी होगा कि डी होगा? सी होगा कि डी होगा? एस अपन भी होता है या भी अपन एस होता है? ठीक है, सी अपान डी, एस अपान भी होता है या भी अपान एस होता है? ठीक है, देखिए कितने सारे लोग गलत हो गए भैया, ऑप्शन नंबर सी होगा ना इसमें, एस अपान बी होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। तो जो लोग भी दोस्तों कॉन्सेप्ट की क्लास में एडमिशन लिए होंगे आप जरूर जाके देखिए, ये सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। रैगनर नट्स के अनुसार भारत में जनसंख्या का बड़ा आकार क्या करता है भैया? रैगनर नट्स के अनुसार भारत में जनसंख्या का एक बड़ा जो आकार है वो क्या करता है भैया? चलिए बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? गलती नहीं होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो जितने लोग भी रैगनर नट्स संतुलित विकास या असंतुलित विकास, बताइए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रैगनर नट्स असंतुलित विकास या असंतुलित विकास किससे संबंधित है बताइए? चलिए, तो ये क्या कहते हैं, ये यही तो कहते हैं ना कि भारत में जनसंख्या का जो एक बड़ा भाग है ना वो अपने बचत को घटाता चला जा रहा है। ठीक है, मतलब उपभोग को अधिकतम कर रहा है और बचत को क्या कर रहा है? जब उपभोग की प्रवृत्ति ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि बचत की जो क्षमता हो जाएगी वो घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई महानुभाव डी बोल रहा है, कौन है भैया? अच्छा, एक लोग डी बोल रहे हैं भैया, नहीं, रैगनर नट साहब ने यही तो कहा है ना कि एक जो अल्प विकसित देश होता है इसकी उपभोग प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, और उपभोग प्रवृत्ति ज्यादा होती है तो ज्यादा उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। जब ज्यादा पैसा खर्च करेगा तो बचत की जो क्षमता होगी वो कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि स्थिर विकास के अंतर्गत जब लोगों को पुनः नियोजित किया जाता है तथा मजदूरी का उपयोग किया जाता है तो इससे क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, तो रैगनर नट्स संतुलित से, ठीक है, संतुलित विकास से, और हर्ट्जमैन असंतुलित विकास से। दोनों लोग को याद रखिएगा, दोनों लोगों से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि स्थिर विकास के अंतर्गत जब लोगों को पुनः विनियोजित किया जाता है तथा मजदूरी का उपयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों? ठीक है, ठीक है, स्थिर विकास के अंतर्गत, विकास क्या है भैया? स्थिर है। ठीक है, विकास क्या है? स्थिर है। जब लोगों को पुनः विनियोजित किया जाएगा तथा मजदूरी का उपयोग किया जाएगा तो इससे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कुछ लोग बोल रहे हैं ये होगा कि लाभ की दर ब्याज की दर से क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है कि साधारण सी बात है कि जो लाभ की दर होगी वह ब्याज की दर से क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा कि इधर उधर बिचौलियों की बात हो जाएगी खत्म। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि ये बताइए कि आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व में कौन सा आर्थिक नहीं है? ठीक है, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व में
कौन सा निर्धारक इसमें से नहीं है, आपको बेसिकली बताना है। चलिए बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? स्थिर एवं कुशल प्रशासन। देखिए प्रशासन की बात कर रहे हैं आप लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि अरे सर प्रशासन क्यों नहीं होगा, आर्थिक विकास में निर्धारक का काम प्रशासन क्यों नहीं करेगा? भैया क्यों करेगा? नहीं करेगा, ठीक है। कुशल प्रशासन मतलब वो क्या कर रहा है कि अव्यवस्थाओं को ठीक कर रहा है, ठीक है। प्रशासन जो होता है, जो जो अधिकारी होते हैं, ये कोई थोड़ी योजना बनाते हैं अपने देश के लिए, ठीक है। ये तो योजनाओं को लागू कराने का कार्य करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्क्स के अनुसार शोषण की दर होती है। चलिए अच्छा सा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के अनुसार जो शोषण की दर होती है वो क्या होती है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि क्या उत्तर आ रहा है, ठीक है बिल्कुल ठीक है, अच्छा सा प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है। शोषण की दर की बात हो रही है, अभी हम लोग देखे थे क्या इस प्रश्न को? बिल्कुल ठीक है, तो मार्क्स साहब क्या कहते हैं कि मार्क्स ने अतिरेक मूल्य की दर को शोषण की दर कहा। जो अतिरेक मूल्य है उसी को तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा? शोषण की दर कहा। और अतिरेक मूल्य को क्या कहा? अतिरेक मूल्य को उन्होंने इस तरीके से परिभाषित किया कि एक जो मजदूर है अर्थात जो एक श्रमिक है, जितना वो उत्पादन कर रहा है और जितने रुपए की उसकी वस्तुएं, जितने रुपए का वो उत्पादन कर रहा है और जितने रुपए की वास्तविक रूप से उसकी वस्तुएं मार्केट में बिक रही हैं, उसी के बीच का ही क्या, वही उसी का जो अंतर होता है वो अतिरेक होता है, ठीक है। तो इसे दोस्तों किससे उन्होंने डिनोट किया? ऑप्शन नंबर बी से ना। तो जितने लोग भी बी बोले सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है, एस पान भी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहा कि 2011 के अनुसार भारत का अधिकतम जनसंख्या घनत्व राज्य बताइए। दोस्तों ऐसा करिएगा इस बार कि 2022 की फिर जनगणना आपको न पढ़नी पड़े, सॉरी 2021-22 वाली जनगणना फिर आपको न पढ़नी पड़े, ठीक है। क्योंकि इसी जनगणना से आपका काम चल जाए, ठीक है। ये कह रहा है कि 2011 के अनुसार भारत का अधिकांश जनसंख्या घनत्व राज्य बताइए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ए की तरफ मूव कर रहे हैं, बिहार की तरफ, बिल्कुल ठीक है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है। विश्व में किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? कमेंट करके जरूर बताइए कि विश्व में किस देश का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कौन सा वर्ष महान अभिभाजन के रूप से जाना जाता है? तो दोस्तों ये बच्चों वाली बात हो गई, बहुत बच्चों वाली बात हो गई, छोटी सी बात हो गई ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं 1921 में, और यहाँ पे जो हमारी जनसंख्या वृद्धि हुई थी दोस्तों, ये लगभग क्या हुई थी? लगभग -0.32% हुई थी। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारे पहले जो 1910 से 1921 का दशक था, उसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि जनसंख्या में मामूली गिरावट देखने को मिला था। तो इसीलिए इसे जनसंख्या महाविभाजक वर्ष बोला जाता है जनसंख्या के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद आ रहे होंगे कि किसने जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बहुत सारे लोग जोर से बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कितने लोग हैं जो बी बोलेंगे? सभी लोग को बोलना चाहिए, ठीक है। तो क्या इष्टतम जनसंख्या क्या है? ठीक है, ऐसी जनसंख्या जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो, ठीक है। यही तो इष्टतम जनसंख्या है। किसके द्वारा है? ये डाल्टन साहब के द्वारा है, ठीक है। ठीक है, कि किसने जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। तो जनसंख्या के इष्टतम सिद्धांत के रूप में डाल्टन साहब ने ये कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या या इष्टतम जनसंख्या वह है जिसके अंतर्गत प्रतिव्यय आय अधिकतम हो, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर बी नहीं होगा, इसका उत्तर कैनन साहब होंगे, ठीक है। तो इष्टतम जनसंख्या का जो प्रतिपादन किया था वो कैनन ने किया था, और डाल्टन साहब ने कहा था ये बात कि इष्टतम जनसंख्या वह है जिसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। ये बात तो इन्होंने कहा था, लेकिन जो इष्टतम जनसंख्या के सिद्धांत के प्रतिपादन की बात करें तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, कैनन की बात कर रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। आगे कोई भी प्रश्न नहीं रहा, कहीं भी जाइएगा नहीं, आप जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों अभी तक जितने लोग भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन की है, आप जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको A to Z सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे
फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे तो विश्वास मानिए कि केवल एग्जाम तक नहीं, लाइफ टाइम तक आपको कुछ भी बोलने वाला नहीं है। और ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर जो आप 5 साल बाद, 10 साल बाद कभी भी इकोनॉमिक्स की तैयारी, कितने दिनों बाद भी इकोनॉमिक्स की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा। ये दोस्तों हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको ए टू जेड टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, डी ट्रिपल एस बी, ठीक है, एलटी ग्रेड, जितने भी परीक्षाएं इकोनॉमिक्स से संबंधित है सबके लिए इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। संडे टू संडे आपका यहाँ पे टेस्ट हो रहा है जिससे आप अपना इवैल्यूएशन कर पाए कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स के सारे नोट्स यहाँ पे उपलब्ध कराए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इट मीन्स की सिंपल सटीक भाषा में ए टू जेड सारे इकोनॉमिक्स के नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिससे आप अपना क्या करिए कि रिवीजन जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और जो वैलिडिटी आप कोर्स है दोस्तों वो आपकी लाइफ टाइम है। इट मीन्स कि अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो ये हमारी संपूर्ण जिम्मेदारी है कि तब तक मैं दोस्तों आपको हर कंटेंट प्रोवाइड करा दूं जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। एडमिशन की फीस केवल और केवल दोस्तों 2000 रुपए है। तो एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पे 9415 863 873 पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आपको 2000 रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। कोई भी इंक्वायरी होगी तो इस नंबर पे डायरेक्ट आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। एक स्ट्रेटेजी के साथ दोस्तों मैं कहता हूँ कि 2 घंटे 30 मिनट आप हमारे साथ जुड़े रहिए। 1 घंटे एप्लीकेशन पे पढ़िए कॉन्सेप्ट, 1 घंटे 30 मिनट हमारे साथ आप यूट्यूब पे पढ़िए। खेल खेल में आपकी पूरी इकोनॉमिक्स में कंप्लीट करा दूंगा, बशर्ते आप सिंसियरिटी से इतना 2 घंटे 30 मिनट कम से कम पढ़ा करिए, ठीक है। चलिए मैं आपके कमेंट को भी देख ले रहा हूँ, कोई भी इंक्वायरी होगा तो ना इस नंबर पे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपकी कमेंट को भी देख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है। अदिति जी थैंक यू वेरी मच, रेनू जी थैंक यू वेरी मच, तस्नीम खान जी, अनिल जी, निक्की खान जी, रश्मि तिवारी जी, जयप्रकाश यादव जी थैंक यू वेरी मच, अदिति जी थैंक यू वेरी मच, ठीक है। रेनू जी, रुखसार खातून जी थैंक यू वेरी मच, निक्की खान जी थैंक यू वेरी मच, संजय कुमार जी, मीनू यादव जी, अरुणिमा पटेल जी, राजेश कुमार जी, जूही शुक्ला जी, ललिता जी, देवेंद्र जी, जयंत जी, जयप्रकाश जी, रवि वर्मा जी, आई एम जी, ठीक है, नीलेश कुमार जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, अमरेश यादव जी थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, अशोक कुमार राजपूत जी, अमरेश यादव जी बिल्कुल ठीक है, रवि वर्मा जी, निरुपमा सिंह जी, जयंत कुमार जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, चौधरी मुकेश जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी होगा तो नीचे नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नीलेश कुमार जी थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, ठीक है। और देखिए दोस्तों सफल होना है तो लगातार मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सफल होना है तो लगातार मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना लगातार मेहनत किए दोस्तों सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर जो सफलता इतनी ही आसान होती ना तो सबको नहीं मिल जाती। तो जो डेडिकेशन के साथ, जो धैर्य के साथ, जो मेहनत करता रहेगा, हार्ड वर्क करता रहेगा, उसको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। मिलेंगे हम लोग कल एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। कल हमारे साथ आप जुड़िए 7:20 पे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।